आपका स्वागत है। जानेंगे अब अपनी टॉप स्ट्रैटेजीज अपने एक्सपर्ट से। नवनीत, पहले आपसे जानना चाहेंगे, नॉन एग्रो में काफी एक्शन है और पूरा बाजार अब यूएस फेड के चेयर की जो स्पीच है कल फ्राइडे को उसके इंतजार में है, लेकिन उससे पहले डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी है। कैसे देखते हैं आप उसका इम्पैक्ट? हमेशा जी लास्ट कुछ दिनों में हमने डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखा, जैसे आपने मेंशन किया, और $2040 से लगभग $1970 तक गोल्ड प्राइसेस को भी करेक्ट होते हुए देखा है। पिछले 2-3 हफ्तों से सेल स्टांस ही रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर और थोड़ा सा कंटिन्यूएशन फॉलो अप सेलिंग आ सकता है। 60,300 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 60,550 का आप स्टॉप लगाइए एंड 59,800 59,500 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ी बहुत रौनक या पुल बैक फिर से आते हुए देखा है। लास्ट में 5600 5700 तक करेक्ट होते हुए आज फिर 6,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हो सकती है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और 5950 के आसपास बाइंग रणनीति बनानी चाहिए। 5820 का आप स्टॉप लगाइए एंड 6100 6200 तक के भी टारगेट आपको जल्दी देखने मिल सकते हैं। अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर नवनीत मेटल्स में भी आते हुए देखी है। चांदी कैसे देखते हैं और आप? और एक और मेटल जो है कॉपर, कल अच्छी खासी तेजी थी, करीबन 1.5 से 2% की तेजी हमने कॉपर में बनते हुए देखी, लेकिन क्लियरली टिकती हुई नहीं दिखी। वेल, सिल्वर प्राइसेस में भी काफी शार्प फॉल, हमने करीब करीब 5,000 रुपए का फॉल या करीब 8% के आसपास का फॉल सिल्वर प्राइस में टॉप लेवल से देख लिया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो कंटिन्यू सेल ऑफ है वो थोड़ा सा और गहरा सकता है, और काफी दिनों से मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि 70,200 71,000 ये लेवल के बीच में चांदी वापस बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तब तक एक डिसेंट करेक्शन आ जाएगा एंड विच इज लार्जली जो देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ से करीब करीब 1,000 पॉइंट का डाउन साइड आपको चांदी में और देखने मिल सकता है, जहां पे थोड़ी बहुत मीनिंगफुल बाइंग इमर्ज हो सकती है। कॉपर में इतना जो बेरिश मोमेंट हम देख रहे हैं उतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फॉल देखने मिल रहा है या कल की पुल बैक के बाद में जो सेल ऑफ आ रहा है, वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम 8,200 या का जो स्तर एलएमई पे टूटा है वो निचले लेवल पे 7800 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अगर मैं देखूं डिमांड साइड पे बहुत ज्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है चाइना की तरफ से, और सप्लाई साइड स्टोरी भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है, जहां पे एलएमई पे इन्वेंटरी ग्रेजुअल लेवल पे बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स के पुलबैक का भी जो इम्पैक्ट है वो आपको बेस मेटल प्राइस में देखने मिल रहा है। तो कॉपर में यहाँ से भी थोड़ी सी नरमी रह सकती है, और 705 707 तक के स्तर आपको अगले 2-4 दिनों में भी देखने मिल सकते हैं। यानी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉपर में जारी रह सकती है। साथ ही साथ नवनीत, आप एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मेटल्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है चाइना में वो हमने अप्रैल के महीने में घटते हुए देखा है। जिंक की जहां तक बात है, माना यह जा रहा है कि रिफाइंड जिंक की प्रोडक्शन इस बार ज्यादा रह सकती है। मांग फिलहाल पकड़ती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जिंक आई बिलीव ऑलरेडी वो चीजें फैक्टर इन कर चुका है अपने प्राइसेस में। वेल, जिंक प्राइस से अगर हम सेल ऑफ अगर टॉप के लेवल से देखें तो $4,550 से करेक्ट होते होते लगभग $2,450 तक आ चुका है इंटरनेशनल टर्म्स में। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का प्राइस इरोजन हम ऑलरेडी जिंक प्राइस में देख चुके हैं। रहा सवाल डोमेस्टिक एक्सचेंज पे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नरमी देखने मिली लास्ट कुछ दिनों में, और कोई भी तरह का रिस्पाइट जो आ रहा है या पुल बैक आ रहा है, वो जिंक प्राइसेस को इम्यून रहा है एंड देयर हैज बीन नो इम्पैक्ट ऑन जिंक प्राइसेस। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो मार्केट फंडामेंटल डिपिक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा नरमी है फिलहाल प्राइसेस में, और यहाँ से भी करीब 100 से $150, या अगर डोमेस्टिक टर्म में करूँ, 4 से 5 रुपए की गिरावट और देखने मिल सकती है। तो लगभग लगभग 218 215 के आसपास मुझे लगता है कहीं पे जिंक आके सेटल होगा, तो तब तक के लिए सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी रहेगा जिंक के अंदर भी। रहा सवाल एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है $2,200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट्स है, और फंडामेंटल फैक्टर्स भी यही दिखा रहे हैं कि प्रोडक्शन गिर रहा है पर डिमांड प्रिटी स्टेबल है। अगर हम चाइना की तरफ से देखें तो डिमांड हैज बीन प्रीटी स्टेबल। लास्ट महीने तक तो इनफैक्ट चाइना इंपोर्ट कर रहा था एल्यूमिनियम, एंड इस महीने थोड़ा सा डिप देखने मिल रहा है प्रोडक्शन में, बिकॉज अगर हम कैलकुलेट करें तो लास्ट 2-3 दिन वहां पर छुट्टी का भी माहौल था, जिस वजह से प्रोडक्शन में डिप देखने मिल सकता है। लास्टली आई बिलीव कि एल्यूमिनियम में यहाँ से बहुत ज्यादा मंदी नहीं करनी चाहिए, और अगर 1-2 रुपए के आसपास या 3 रुपए का करेक्शन भी मिले 205 के आसपास, तो बाइंग इमर्ज होती है, और यहाँ से आपको एल्यूमिनियम में ग्रेजुअली बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए। यहाँ की आज की हेडलाइन ऑफ कोर्स रुपी रहा है, जहां पर हमने 2 महीने के लोज पर इसे आता हुआ देखा है। युआन में गिरावट रही, येन में रही, डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर क्लियरली 7 हफ्ते के हाईज पर है। आप दोनों से ही जानना चाहेंगे नवनीत, आप पहले, कि अब डॉलर इंडेक्स यहां से कहां जाता हुआ दिख रहा है?
कल वैसे जी करीब करीब 22 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद 8170 और 8240-50 का ये रेंज है, ये ऊपर के साइड पे ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। और लास्टली जो डॉलर इंडेक्स में हमने फॉल देखा था 115 से लेके 101 तक के लेवल का, उसमें यूएसडी आईएनआर प्रीटी इम्यून था, उसमें कुछ खास हलचल नहीं देखने मिली थी। फिलहाल डॉलर इंडेक्स में फिर से एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और खास बात यह है कि यूएस के लिए कुछ भी चीज कितनी भी खराब हो, रिसेशन आए या कोई भी हम फियर अक्नॉलेज करें, वो डॉलर के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो जाती है, सेफ एंड बाइंग उसमें इमर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में आपको फिर से थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने मिली है। मुझे लगता है 104 105 तक के स्तर आपको डॉलर इंडेक्स में जल्द देखने मिलेंगे, विच कुड बी नेगेटिव फॉर यूएसडी आईएनआर, जो कि इवेंचुअली यूएसडी आईएनआर को 83 हाफ 84 की तरफ ले जाएगा। अनुज, आपको क्या लगता है 83 84 की पॉसिबिलिटी रुपए में बहुत जल्द आती हुई? बिल्कुल, अभी रिसेंटली 8 हफ्ते के हाईज पे मींस लो पर हम देखें तो रुपी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में भी एक रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि 103 104 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है डॉलर के लिए। मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेक होगा तो हम अगेन एक रैली डॉलर में आती हुई देखेंगे, जो कि 83 50 और 84 के लेवल को रुपी को सरकाती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको 83 50 84 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रुपी में थोड़ा डेप्रिसिएशन रहेगा, इंस्पाइट की 104 का जो लेवल है डॉलर इंडेक्स का, वो यहाँ पर ब्रीच होता हुआ दिखाई दे। ऑलराइट, ये तो बात हुई डॉलर इंडेक्स की और नॉन एग्री कमोडिटीज की, लेकिन एग्रो कमोडिटीज में आपकी टॉपिक्स तो जानना चाहेंगे ही अनुज, लेकिन एक व्यू यहाँ पर हल्दी पे पहले, जहां पर एक लोअर सर्किट के साथ काम है। देखिए, हल्दी में हमने काफी अच्छी रैली बनती हुई देखी थी। महीने में करीबन 22% के आसपास के रिटर्न देखे थे, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है और करीबन देखे तो 8,200 के आसपास के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल सकती है। हल्दी मुझे लगता है कि अगर नीचे आपको 7,900 8,000 के लेवल में मिलती है तो अगेन खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 7,700 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 8,300 तक देखने को मिल सकता है। तो हल्दी एक ऐसा काउंटर है जो कि जीरा के बाद अब एक मोमेंटम में आया है, और मुझे लगता है कि इसकी जो रैली है ये बाय ऑन डिप्स के थ्रू देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो यानी कि बिकवाली काफी आ चुकी है यहाँ पर, बाय ऑन डिप्स की चार्ट के साथ काम करें। जीरा कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि जीरा की तेजी के बाद अब हल्दी की तेजी है, लेकिन जीरा में भी हमने कल अच्छी खासी बढ़त देखी थी, आज ऑफ कोर्स फिर कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है। देखिए, जीरा में जब से 49,000 का हाई बनाया है, 49,840 का, उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर देखें तो आज हायर लेवल से अगेन प्राइस करेक्ट होते हुए दिखाई दी, ऑलमोस्ट 4% के आसपास भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो डिमांड है इन लेवल्स पे नहीं देखने को मिल रही है, और प्राइसेस में हम हायर लेवल पे बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा एक्टिव रहेगा, और मुझे लग रहा है कि अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे 43,000 से लेकर 42,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो इंडिकेशंस हैं, जो टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, वहां यहाँ पर थोड़ा वीकनेस शो कर रहे हैं, और फिजिकल के अंदर भी देखें तो डिमांड अभी उतनी स्ट्रांगली नहीं दिख रही है इन लेवल्स पे। मुझे लगता है कि अभी और भाव नीचे आएंगे डिमांड को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। भावों में कुछ डिप अभी 42,500 तक हमें लगता है कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ पे हैं एग्री स्पेस में अनुज? देखिए, टॉप स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजी तो मेरी जीरा में ही रहेगी, जहां पर मेरी बिकवाली की सलाह है। ऊपर में 45,000 के आसपास बिकवाली करना चाहिए, 45,700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में टारगेट 43,500 और 43,000 का देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने ग्वार के अंदर भी बिकवाली आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भाव नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो करीबन 5600 के आसपास बिकवाली करें, 5720 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे टारगेट करीबन 5500 और 5450 तक देखने को मिल सकता है। साथ ही कैस्टर पे क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। एक्चुअली ज्यादातर एग्री स्पेस में आप जहां पर भी आज देखें मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो जब से हमने वो यूक्रेन ग्रेन की जो सी की जो खबरें आती हुई देखी, जो 2 महीने के लिए यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली जोरदार है। फिर चाहे वो गेहूं है, मक्का है, चीनी जो 11 साल की हाइस पे काम कर रही थी, 2% की गिरावट इस हफ्ते में यहाँ पर भी देखने को मिली है। चावल के भाव 2 महीने के लोज पर हैं। तो जो मुनाफा वसूली क्रॉस बोर्ड है, क्या उसका भी कुछ असर इंडियन मार्केट्स पे? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो मेटल या नॉन मेटल या एग्री सॉफ्ट कमोडिटी सभी के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि उसका जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर एक डाउनसाइड आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप पूरी एग्री कमोडिटी देखेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल एग्री कमोडिटी हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक कमोडिटी हो, इवन अगर आप एडिबल ऑयल्स को देखेंगे तो वहां भी हमने गिरावट देखी है।
इवन अगर आप राइस को देखेंगे, धान को देखेंगे, तो वहां भी हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। और जो एक्सपोर्टेड हम कमोडिटी देखते हैं या फिर इंपोर्टेड कमोडिटी देखते हैं, सभी के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे एग्री कमोडिटीज के लिए, तो फिलहाल अभी एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिमांड कंसर्न जो है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, अभी उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से हम सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी गिरावट का रुख आते हुए देख रहे हैं। तो क्या व्यू है फिर कैस्टर का, ईसबगोल जैसी कमोडिटीज का, जो अगेन कैश कमोडिटीज हैं और काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखाती हैं? देखिए, कैस्टर के अंदर हमने कंटिन्यूअसली एक डाउन साइड आते हुए देखा, करीब 5800 के आसपास के प्राइस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। इवन एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कैस्टर के अंदर अभी और एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि नीचे 5700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अराइवल भी कंटिन्यूअस मार्केट में बनी हुई है, तो डिमांड साइड वीक है और जो सप्लाई है वो स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अभी 5700 तक के लेवल कैस्टर में देखे जा सकते हैं। और जहां तक ईसबगोल का सवाल है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो कि एक अच्छे निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई दिखाई दे। मुझे लगता है कि नीचे 24,000 का स्ट्रांग एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर हम अच्छी एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। तो ईसबगोल एक ऐसी कमोडिटी है जो कि एक अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड हो सकती है। तो 24,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ईसबगोल में लेना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 25,500 से लेकर 26,000 तक के लेवल आपको ईसबगोल में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी की राय यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आती हुई। जहां तक नॉन एग्री की बात है, ऑफ कोर्स यहाँ पर उठापटक जारी रहने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स पर एक नजर बनाए रखें। रुपए में जो गिरावट है उसका कुछ फायदा कुशनिंग के तौर पर शायद इंडियन कमोडिटीज को मिलता हुआ नजर आए, जो करेंसी में कैलकुलेशन है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑफ कोर्स चॉपीनेस यहाँ पर जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया नवनीत, अनुज, हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्ते, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। और एमसीएक्स पर कॉटन पे जो हाल है उससे शुरुआत यहां पर करेंगे, जो तो 2 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि कॉटन के प्राइसेस में यहां पर गिरावट है और साथ ही साथ मेंथा तेल में लगातार तीसरे महीने अब दबाव बनता हुआ नजर आया है। क्या है इसके कारण, कैसे रह सकते हैं आगे भाव, इंडस्ट्री कैसे देखती है करंट फंडामेंटल्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया से बात करेंगे और अवतार ट्रेडर्स के ओनर नवीन अग्रवाल से जानेंगे कि मेंथा तेल में अब इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ पर कॉटन से कर लेते हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। भारतीय बाजारों में 2 महीने के लोज, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 महीने के हाईज, कैसे देखते हैं आप ये कारोबार? नमस्कार जी। सबसे पहले तो भारतीय मार्केट के अंदर इट इज ऑन द लो साइड। यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज आप ये देखिए की वैल्यू चेन है जिसमें अंदर थोड़ी विजिबिलिटी है, थोड़ी डिमांड है, विच इज होम टेक्सटाइल सेक्टर। अदरवाइज एंटायर वैल्यू चेन, यार्न का ले लीजिए या गारमेंट्स या फैब्रिक या एनीथिंग यू टेक, एवरीवेयर देयर इज नो डिमांड। एंड आज जो टेक्सपो सिल्क के भी जो आंकड़े आए अप्रैल महीने के, वो भी नेगेटिव आए। मतलब इन एवरी सेक्टर देयर इज नेगेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ 15 to 20, 25, 30% नेगेटिव ग्रोथ। तो मेरा मानना शुरू से एक ही रहा है जी कि डिमांड के पीछे ही आपका बाजार चलेगा। इफ देयर इज नो डिमांड देन द मार्केट कैन नॉट सस्टेन दिस एट ऑल। एंड बिगेस्ट सीन इज कि आज जो गेम होता था हिंदुस्तान की जो दैट वाज 2000 plus. Now it has come down to something like in domestic market it has come down to 800, 900, and in international market it has come down to about 14 to 1500. So which is a very movement, and this is ये Indian cotton के लिए अच्छा भी है और it is both ways, because अगर जितना ज्यादा बेसिस कमती होगा उतनी ज्यादा इंडियन कॉटन की एक्सपोर्ट के अंदर वायबिलिटी बढ़ेगी। अरुण जी, 2 चीजें, एक तो जिस तरह की लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आई हैं, जैसे आपने कहा कि टेक्सटाइल की रिपोर्ट भी आई है, उसके मुताबिक जिस तरह का अपैरल एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। जिस तरह की हमारी फसल इस बार रही है 315 लाख बेल्स, वो भी यहाँ पर कम ही है। इंडस्ट्री की मांग आपने कहा सामने जो आ रहा है सामने बिक भी रहा है, किस तरह से फिर आप इंडस्ट्री अगले 2-3 महीने में बनता हुआ देखते हैं? देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर और सेम आंसर है कि भाई इसका जब तक डिमांड पिकअप नहीं होगी कुछ नहीं होना इंडस्ट्री का, किसका भी होना, मतलब नॉट ओनली इंडस्ट्री, फार्मर्स
लेट अस टेक अ वैल्यू चेन। फार्मर्स जो नवंबर में जो भाव चल रहे थे कपास के 8,000 8,500, जी आज उसका भाव चल रहा है 7,300 से 7,500। हैज फार्मर बेनिफिटेड होल्डिंग द कपास? नो। आज जिनर लोग का माल है जो स्टार्टिंग में नवंबर महीने के भाव चल रहे थे 69 to 70,000 रुपीज पर कैंडी, टुडे इट हैज कम डाउन टू बिलो 60,000 रुपीज अ कैंडी। जी हैव दे बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस? नो। And same thing goes with the entire value chain, whether it is whether it is exporters, everybody. Exporters can benefit this year if the basis again comes down by about 200-300 points. Exports can take place. But मेरे को नहीं लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में बाजार को एकदम कोई यूटर्न हो जाएगा, which is very very unlikely in India at least. ऑल राइट Globally China का internal demand has gone up quite considerably. जी Otherwise, globally, if you take in Europe, you take in USA, you take in other countries, it's a very big question mark. लास्ट ईयर की भी अगर बात करें अरुण जी तो काफी खराब रही थी इंडिया की कंजम्पशन, लेकिन वो आंकड़े हमारे पास थे वो प्राइसेस की वजह से भी था जो कि ऑल टाइम हाईज पे थे। इस साल अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन करी है तो क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं मांग के लिहाज से? देखिए लास्ट ईयर आप देखोगे मार्केट के अंदर इंडियन क्रॉप वाज लो, ओके, बट उसके साथ में इंपोर्ट्स भी अच्छे खासे थे। इंपोर्ट्स आल्सो टुक प्लेस इन अ गुड नंबर्स बिकॉज वो एक विंडो मिला था मिलों को, ड्यूटी फ्री का विंडो मिला था 3-4 अप टू सितंबर तक का, उसका एक्सटेंशन हुआ नहीं है बट वो मिला था, तो उसके कारण लॉट ऑफ मिल्स इंपोर्टेड कॉटन, बट देन मार्केट चेंज हो गया एंड एवरीबॉडी वाज सेटल्ड विद वेरी हाई प्राइस कॉटन पोस्ट द फॉल इन द प्राइस। सो क्या लगता है मार्केट के अंदर? अगेन मनीषा जी, माय व्यू इज द सेम कि वी हैव टू हैव डिमांड टू इंक्रीज द मार्केट, बट जस्ट प्रेडिक्टिंग अ प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड इट डजंट मेक सेंस बिकॉज it will never stay that way. Right. And it can send wrong signals to the entire ओवरऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। आई गेट दैट। और आपने इंपोर्ट्स की बात करी और हम जानते भी हैं कि FY23 की अगर बात करें तो कॉटन इंपोर्ट बिल यहाँ पर नियरली $1 बिलियन जैसा बनता हुआ नजर आया था, तो अच्छी खासी आवक हमने बाजार में पिछले साल भी आते हुए देखी थी। अनुज, आप कैसे देखते हैं? फंडामेंटल्स तो ऑल ओवर द प्लेस हैं, लेकिन अगर चार्ट्स पे कॉटन के प्राइसेस देखें तो क्या है? मुझे गुड आफ्टरनून। देखिए प्राइसेस में हमने कंटिन्यूसली गिरावट आते हुए देखी। अगर आप जनवरी से देखेंगे तो एक डाउन प्रेशर हमने देखा है, हालांकि जब से MCX में लिस्ट हुआ उसके बाद से भी हमने गिरावट देखी, और इंटरनेशनली देखें तो अब करीबन 86 सेंट्स के आसपास के प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। तो डिमांड अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हिट हुई है। इवन डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड पूरे अक्रॉस द कमोडिटी में हमने पिछले 1 महीने में काफी गिरावट आते हुए देखी है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो सभी के अंदर हमने डिमांड का इम्पैक्ट आते हुए देखा है। और पर्टिकुलर कॉटन में जो डिमांड है वो यहाँ पर काफी कम रही है, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि जो आगे क्रॉप है वो अच्छी आ सकती है, हालांकि उस पर कमेंट करना अभी काफी जल्दी होगा क्योंकि डिपेंड करेगा मॉनसून के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा प्राइसेस पे दिख रहा है, और टेक्निकल चार्ट भी डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राइस अभी 61,000 के नीचे आते हुए दिखाई देंगे जल्दी ही। मेरा ऐसा मानना है कि 60,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं, और 80 सेंट से लेकर 75 सेंट तक के डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड का असर काफी है और टेक्निकल चार्ट भी वीकनेस शो कर रहे हैं। ऑलरेडी यानी कि तेजी बहुत बड़ी यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, सप्लाईज अच्छी खासी हैं, और जैसे अरुण जी भी कह रहे हैं कि जब तक बाजार में डिमांड निकल के नहीं आती बहुत तेजी यहाँ पर प्राइसेस में एक्सपेक्ट करना बेकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थोड़ा सा हम यहाँ पर डीकपल होते हुए नजर आए हैं, जहां पर हमने तेजी यहाँ पर भावों में बनते हुए देखी है। ये तो बात हुई कॉटन की। अरुण जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहाँ पर मेंथा तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में दबाव है, बहुत लंबे समय तक के कंसोलिडेशन है, 1050 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आए हैं। बुआई की कंडीशंस यूपी और बिहार में यहाँ पर काफी अच्छी मानी जा रही हैं, प्लांटिंग एफर्ट्स यहाँ पर काफी लगाए गए हैं, तो उसका भी फायदा शायद फजल में आता हुआ देखने को मिलेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं नवीन अग्रवाल जी। नवीन जी नमस्कार, कैसे देखते हैं पहले तो आप यहाँ पर सोइंग कंडीशंस यूपी बिहार में? मैम यूपी बिहार में मेंथोल की एक्चुअली पोजीशन जब से ये सिंथेटिक मेंथोल आया है 2014-15 से जी, तब से ये लगातार डाउनवर्ड में ही चल रहा है। 2017-18 में सिंथेटिक फैक्ट्री BASF है जो जर्मनी की, उसमें फायर हो गई थी, तब थोड़ी तेजी आई थी जी। उसके बाद अदरवाइज सिंथेटिक का बोलबाला ज्यादा है मार्केट में, इसलिए नेचुरल की खपत कम होती जा रही है और फसल भी कम लगाई जा रही है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल लगभग 75% क्रॉप लग रही है, 25% कम है इस बार। उसके बाद भी रेट बढ़ने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं।
तो ये सिंथेटिक मेंथा कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना इंडियन मार्केट्स में बन रहा है फिलहाल नवीन जी? इंडियन मार्केट में तो 400-500 टन बन रहा है, लेकिन इंपोर्ट लगभग 5000 टन हो रहा है। और उसके बाद वर्ल्ड मार्केट में भी सिंथेटिक एक्सेप्ट हो गया है, तो वो वहीं का वहीं बाहर चला जाता है। जो इंडिया से पहले मेंथोल जाता था वो सब जाना बंद हो गया। लगभग 25% मेंथोल जाता है इंडिया से, बाकी सब सिंथेटिक मेंथोल पे ही डाइवर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे लोग। इसलिए इसमें रेट बढ़ने की कोई मेजर कारण नजर नहीं आते जी। तो नवीन जी लगभग 1000। हाँ जी नवीन जी, हाँ जी, तो वही 950 से 1050 के बीच में जो हमने भाव अटकते हुए देखे हैं, आपको लगता है यहीं रुकेंगे या फिर और गिरावट की अब एक्सपेक्टेशन है? मैक्सिमम 50 रुपए की गिरावट और आ सकती है, अदरवाइज 1000, क्योंकि किसान की कॉस्टिंग ही इतनी है, 1000 रुपए के आसपास तो किसान की कॉस्टिंग है। तो इसलिए ज्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन 1000 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल चलेगा नहीं तो। एक और चीज नवीन जी, अगर हम मेंथा ऑयल की बात करें और साथ में सिंथेटिक की बात करें, तो किस तरह का प्राइस डिफरेंशियल है दोनों में? दोनों में लगभग आज की तारीख में तो 50-60 रुपए किलो का फर्क है। अच्छा, 50 रुपए सस्ता है सिंथेटिक मेंथोल। अभी पिछले 2 महीने पहले तो 100 रुपए सस्ता था, लेकिन अब 50-60 रुपए, तो नेचुरल डाउन हो गया है। अब क्रॉप भी इसकी आने वाली है 8-10 दिन में। बाराबंकी में और यूपी में सब क्रॉप शुरू होने वाली है। 2-3 दिन 4 दिन में नया तेल आने लगेगा। तब देखें क्या होता है। एमसीएक्स में कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा तेजी मद्दी की लगती नहीं है। 1000 रुपए से नीचे भी नहीं लगता। तो एज ऑफ नाउ सिंथेटिक नेचुरल को फॉलो करता है या अदर वे राउंड है? नेचुरल को फॉलो करेगा। ऑलराइट, ठीक है नवीन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत सारी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मेंथा एक समय पे काफी अच्छी खासी कमोडिटी हुआ करता था, लेकिन जैसे कहा जा रहा है 17-18 के बाद जब से सिंथेटिक मेंथा यहाँ पर मार्केट्स में आया है, उसके बाद क्लियरली नेचुरल मेंथा तेल की डिमांड मार्केट यहाँ पर काफी कम होती हुई नजर आई है। अनुज, आपने चार्ट देखा है इसका पिछले कुछ दिनों में? जी बिल्कुल मनीषा जी, इसका जो ट्रेंड है वो भी डाउन में ही है। और अगर आप पिछले कंटिन्यूअस 3 महीने से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 महीने से चार्ट देखेंगे तो कोई इसमें तेजी देखने को नहीं मिली। एक बार 1120 तक गया था, अगेन वहां से प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब तो सीजन जो है अराइवल का है और अराइवल पूरे 1.5-2 महीने पूरी चलेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर भी कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो भी बाउंस बैक आता है ऊपर में 980,000 तक, अगेन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 850 तक के लेवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू देखें तो लग रहे हैं कि 850 तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो मेंथा का ट्रेंड है वो डाउन में है और अराइवल का प्रेशर भी यहाँ पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि 850 तक के लेवल मेंथा में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, मांग एक्सपोर्ट भी गिर रहा है रादर, और मांग भी गिर रही है। और जिस तरह से बुआई है वो भी माना जा रहा है कि 25% यहाँ पर गिरती हुई ही नजर आएगी। सिंथेटिक मेंथा क्लियरली इन द फ्लेवर यहाँ पर है। नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।